तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के 26 वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने नोड को इंस्टॉल किया था और आज की वीडियो में हम नोड को इंस्टॉल करते हुए हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कॉल बैक फंक्शंस की, जिसमें हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है, कैसे कॉल बैक फंक्शन में एरर आती है और किस तरह से हम उन एरर्स को सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में कॉल बैक फंक्शन के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं असिंक्रोनस और सिंक्रोनस फंक्शंस को। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपके कोई भी मिस ना हो सके। तो चलिएगा बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हाँ तो गाइज यहाँ आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। और सबसे पहले कॉल बैक स्टार्ट करने से पहले क्या करूंगा, मैंने एक यहाँ पे एक कॉल बैक डॉट जेएस नाम से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर दी है। और इसमें सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको बता देता हूँ कि नोड हमारा सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले मैसेज प्रिंट करा देता हूँ मैं एक कॉल बैक ट्यूटोरियल नाम से। तो यहाँ पे लिखा कॉल बैक ट्यूटोरियल और उसका क्या करा, मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। उस टर्मिनल में मुझे यहाँ पे एडवांस वाले फोल्डर में जाता तो CD लिख के एडवांस लिखूंगा। और अब मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगी नोड और फिर कॉल बैक डॉट जेएस। तो आप देख सकते हैं कॉल बैक ट्यूटोरियल हमारा प्रिंट हो गया। तो ये हमारा नोड वो सही तरह से काम कर रहा है। कॉल बैक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो कॉल बैक फंक्शन के कोर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शंस और दूसरा है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पर और देखते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो यहाँ पर सिंक्रोनस लिखूंगा, सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बीच यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। तो सिंक्रोनस में लिखा है इंस्ट्रक्शन इन सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट इन अ गिवन सीक्वेंस, यानी सिंक्रोनस कोड सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जो हम कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में हमारा जो कोड होता है वो पैरेलली रन हो सकता है और ईच ऑपरेशन वेट फॉर द प्रीवियस ऑपरेशन टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे आपने सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में पहला फंक्शन क्रिएट किया है, तो जब तक पहला फंक्शन का कोड रन नहीं हो जाता तब तक सेकंड वाला फंक्शन आपका स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जब तक पहला फंक्शन अगर रन नहीं हुआ लेकिन सेकंड फंक्शन पैरेलली आपका रन हो जाता है। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लेके करूंगा यहाँ पे मैं एक लेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा। उस प्रॉम्प्ट में लिखूंगा हेलो एंटर योर नेम, और सबसे पहले लिखूंगा हेलो एंटर योर नेम। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा, प्रॉम्प्ट का नाम रखूंगा बी और उसमें लिखूंगा एंटर योर एज, और उसके बाद लिखूंगा एंटर योर कलर यू लाइक। तो यहाँ पे क्या मैंने तीन प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिए और लास्ट में करूंगा, लास्ट में एक कंसोल डॉट लॉग करूंगा और एक इन तीनों प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करा कर। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हेलो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक लेट ए नाम से प्रॉम्प्ट क्रिएट किया। उसमें क्या कर रहा है एंटर योर नेम, उसमें नेम एंटर करेंगे, फिर उसके बाद एज एंटर करेंगे, उसके बाद अपन जो कलर लाइक करते हैं उसको एंटर करेंगे और लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो। फिर फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट का मैसेज योर एज इज एंड एज। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक प्लस लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए करूँगा एज इज और प्लस लगा के मुझे यहाँ पे बी प्रिंट कराना है बी। और ये अब हमारा जो फंक्शन है वो सही से काम करेगा और यहाँ पे बी प्रिंट होगा। उसके बाद एंड सी और फेवरेट कलर इज, तो उसको अब चेक कर लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे वापस नोड कॉल बैक, और क्या हुआ है काम क्यों नहीं कर रहा, देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। तो नोड हमारे कॉल बैक फंक्शन में, अगर नोड में हमको टर्मिनल में प्रॉम्प्ट का यूज करना है, सिंपली आपको ये कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट रिक्वायर प्रॉम्प्ट साइन इन ट्रू, इसको आपके जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज करना पड़ेगा। और अब मैं करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड और फिर अगर यहाँ पे लिखूंगा कॉल बैक डॉट जेएस, तो आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट हमारे सही से काम कर रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहित लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा एज एज लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा कलर। तो आप देख सकते हैं हेलो मोहित योर एज इज 22 एंड ब्लैक ब्लैक इज योर फेवरेट कलर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले फिफ्थ वाली लाइन हो रही है, फिर सिक्स वाली, फिर सेवन, फिर एट। तो आप देख सकते हैं इसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। लाइन बाय लाइन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब पहले फर्स्ट वाला प्रिंट हो रहा है फिर थर्ड वाला आ जा रहा है, फिर पहले हेलो एंटर योर नेम पूछ रहा है, फिर कलर पूछ रहा है, फिर एज पूछ रहा है। पहले यहाँ पे जैसे फिफ्थ लाइन में लिखा है एंटर योर एज, तो एंटर योर एज आया, फिर आया एंटर योर सबसे पहले
तो सबसे पहले हमारा एंटर योर नेम, फिर आया एज और फिर आया कलर। और इस तरह से हमारा सिंक्रोनस जो फंक्शन है वो काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि असिंक्रोनस फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है और क्या होता है अनसिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ पे करूँगा मैं यहाँ पे सिंपली असिंक्रोनस फंक्शन, और यहाँ पे मैं एक असिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करता हूँ। जैसे सबसे पहले लिखूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग और लिखूंगा असिंक्रोनस फंक्शन स्टार्ट, और फिर लिखूंगा एक सेट टाइम आउट फंक्शन। तो सेट आउट टाइम आउट फंक्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा असिंक्रोनस फंक्शन का। तो सेट टाइम आउट फंक्शन में मैं एक सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा और उसके अंदर एक कंसोल डॉट लॉग करके हमारा मैसेज प्रिंट करूंगा, हेलो भाई कैसे हो। और इसके बाद इसका टाइमिंग में दे दूंगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड वाला सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर हमने कंसोल मैसेज प्रिंट करा है और वो 3 सेकेंड बाद हमारा एग्जीक्यूट होगा। और एक और कंसोल डॉट लॉग का अगर मैं यूज, तो अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। तो अब क्या करूंगा, अब वापस मैं सेम जावा ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करूंगा, और अभी क्या करूंगा मैं ऊपर जो मैंने सिंक्रोनस फंक्शन का एग्जांपल लिया है इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और वापस हमारा ये कोड रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं वापस आपको अगर रन करके बताता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ आप ढंग से देखिए। आप देखिए सबसे पहले कॉल बैक ट्यूटोरियल लिखा हुआ आया, फिर स्टार्ट लिखा हुआ आया, उसके बाद में 3 सेकंड बाद में हमारा हेलो भाई कैसे हो ये वाला प्रिंट हुआ है। और इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए क्या करूंगा, एक और मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा, इसलिए कंसोल डॉट लॉग और फिर लिख रहा हूँ मैं एंड। और अब क्या करूंगा, वापस से नोड कॉल बैक डॉट जेएस अगर यूज करो तो आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा कॉल बैक ट्यूटोरियल ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे 11th लाइन वाला स्टार्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली 15th लाइन वाला एंड प्रिंट हो गया। उसके 3 सेकंड बाद हमारा जो ये कंसोल वाला मैसेज है हेलो भाई कैसे हो ये वाला प्रिंट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 11th वाली लाइन प्रिंट हुई, उसका डायरेक्टली 15th वाली लाइन प्रिंट होगी, और उसके बाद 12th वाली लाइन के अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग का मैसेज था वो वाला प्रिंट हुआ। तो ऐसा हुआ असिंक्रोनस फंक्शन की वजह से, क्योंकि 11th वाली लाइन के बाद हमारी 12th वाली लाइन प्रिंट हुई और पैरेलली हमारा कोड आगे बढ़ गया और 5th वाली लाइन को यहाँ पे पहले प्रिंट कर दिया। उसके 2-3 सेकंड बाद में हमारा जो 12th लाइन वाला कोड था वो वाला कोड रन हुआ। तो इस तरह से असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फंक्शन काम करते हैं। और वापस मैं आपको एक बार डेमो बता देता हूँ। तो जैसे मैं लिखूंगा तो पहले कॉल बैक ट्यूटोरियल, फिर स्टार्ट एंड, फिर हेलो भाई कैसे हो। तो इस तरह से सिंक्रोनस फंक्शन और असिंक्रोनस फंक्शन हमारी जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। अब हम मेन हमारी वीडियो में जो हम बात करने वाले कॉल बैक फंक्शंस की इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कॉल बैक फंक्शंस का यूज करूंगा, तो यहाँ पे करूँगा कॉल बैक फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कॉल बैक फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, कॉल बैक फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और नई फाइल का नाम रखूंगा यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट कर देता हूँ और नई फाइल का नाम रखता हूँ कॉल बैक डॉट एच टी एम एल। कॉल बैक डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल क्रिएट कर दी और नया एक डॉक्यूमेंट का नाम भी रख देता हूँ कॉल बैक एच टी एम एल। और यहाँ पे एक H1 टैग, उसमें लिखूंगा कॉल बैक। और हमारा जावास्क्रिप्ट का पोर्ट चालू हो गया है, तो हमारे यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट और जो कॉल बैक डॉट एच टी एम एल इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी HTML फाइल लाइव सर्वर पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल बैक वाली HTML वो तो लोड हो गई है, लेकिन अभी क्या करूंगा, अभी मैं एक HTML का बूट स्ट्रैप का एलिमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके लिए करूंगा गेट बूट स्ट्रैप 4 यहाँ पे लिखता हूँ और जो ये फर्स्ट वाली लिंक आ रही है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिंपली एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक टेबल को कॉपी करूंगा और मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे से टेबल उठा लेता हूँ कोई सी भी। ये वाली टेबल उठाता हूँ, बड़ी टेबल होगी काफी। ये वाली टेबल उठा के और सिंपली बॉडी टैग के H1 टैग के नीचे इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ मेरी टेबल आई कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टेबल आ गई है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस टेबल पे स्टाइलिंग के लिए हमें बूट स्ट्रैप की CDN भी चाहिए होगी। तो बूट स्ट्रैप की CSS ये रही। और इसको क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे टाइटल के नीचे अगर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो टेबल है उस पर एक अच्छी खासी स्टाइलिंग यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे हमारी बूट स्ट्रैप की स्टाइलिंग तो यहाँ पे आ गई है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिस फंक्शन का यूज करके हम डायनेमिकली हमारी जो स्टाइल है उसको यहाँ पे अपेंड करेंगे। तो उसके लिए अगर तो वापस मैं कॉल बैक डॉट जेएस वाली फाइल में चल जाता हूँ और इधर एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और फंक्शन का यहाँ पे नाम रखूंगा सेट स्टाइल फंक्शन। और उस स्टाइल में मैं एक पैरामीटर पास करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एक पैरामीटर होगा हमारा जो CDN होगा, यानी कॉल जो बूट स्ट्रैप का CSS है उसका जो CDN है उसका मैं पास करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ और फंक्शन में सबसे करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा लिंक नाम का वो, और एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और एलिमेंट हमारा जो होता है
जैसे अगर मैं आपको कॉल बैक वाले फंक्शन में दिखाऊँ तो हमारा जो टैग है वो एलिमेंट है, वो लिंक नाम का एलिमेंट है और वो यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने क्रिएट कर दिया और उस एलिमेंट की जितनी भी जो फील्ड है, जैसे जितनी भी फील्ड है इस एलिमेंट की सबसे पहली फील्ड है रेल, उसके बाद एचआरईएफ, इंटीग्रिटी और क्रॉस ईयर। तो ये सिंपली जो भी चीज़ है उसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं डॉट करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। शीट सबसे पहले शीट को कॉपी कर दिया और उसके बाद सब क्रॉस ओरिजिन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ओरिजिन को। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेम टू सेम इंटीग्रिटी को कॉपी करूँगा और वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। और लास्ट में मैं करूँगा, लास्ट में मैं जो इस लिंक के एचआरईएफ टैग यानी लिंक डॉट एचआरईएफ होगा उसको मैं पास करूँगा, डायनेमिकली पास करूँगा। और डायनेमिकली पास करने के बाद में करूँगा एक क्रिएट करूँगा, यानी डायनेमिकली पास करने के बाद में एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। जैसे क्या करूँगा, ये डायनेमिकली पास हो गया और उसके बाद करूँगा, उसके बाद मैं इस जो लिंक मैंने क्रिएट करी है उसको हमारे हेड वाला जो एलिमेंट यानी डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज करके हमने जो एलिमेंट क्रिएट करा है और उसकी जो भी रिलेटेड फील्ड है उसको अपेंड करा है, उसको सिंपली कॉपी करके और यहाँ पे एक चाइल्ड अपेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, लिंक को यहाँ पे मैंने जो क्रिएट करा है लिंक को, तो यहाँ पे क्या करा है, एक लिंक क्रिएट करने के बाद में उस लिंक की जितनी भी फील्ड थी उसको सेट कर दिया मैंने। और मुझे यहाँ पे लिंक डॉट क्रॉस ओरिजिन लिखना चाहिए और यहाँ पे इंटीग्रिटी के आगे भी मेरे को लिखना चाहिए लिंक डॉट इंटीग्रिटी और कैपिटल ओ आएगा यहाँ पे। और इस तरह से लिंक की जितनी भी फील्ड है उसको कॉपी कर दिया और लास्ट में जो लिंक का एचआरईएफ टैग था उसको डायनेमिकली पास कराया मैंने यहाँ से और सिंपली हमारा जो हेड टैग है उसमें यहाँ पे लिंक को कॉपी कर दिया। तो अब क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लिंक का जो एचआरईएफ टैग है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इस लिंक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अभी मैं आपको अगर इसकी सीएसएस यहाँ पे बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएसएस किस तरह से हमारी काम कर रही है। अभी हमारा कुछ भी सीडीएन यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज नहीं किया तो एकदम रफ पेज लग रहा है, कोई बिल्कुल सिर्फ एचटीएमएल का पेज, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, इस पे कुछ भी स्टाइलिंग नहीं है। तो स्टाइलिंग क्या है, हम डायनेमिकली पास करेंगे। तो डायनेमिकली स्टाइल पास करने के लिए सिंपली मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करा देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो सीडीएन है उसको पास कर देता हूँ। तो ये हमारा काम नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग क्यों नहीं आ रही है, हमारी स्टाइलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कॉलबैक डॉट एचटीएमएल में हमने जो हमारा कॉलबैक डॉट जेएस वाली स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे अटैच किया ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट डॉट एसआर से लिखने के बाद में हमारी एडवांस जेएस में जाके कॉलबैक डॉट जेएस वाली फाइल को लोड करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये दो एक्स्ट्रा फील्ड है उसको यहाँ पे सिंपली डिलीट कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल बैक डॉट जेएस का यूज करते ही हमारी जो डायनेमिकली जो बूटस्ट्रैप की सीएसएस है वो यहाँ पे लोड हो गई है। और एचटीएमएल में अगर आपको मैं आपको जाके बताऊँ तो आप देख सकते हैं हेड टैग के अंदर कोई भी बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैंने यूज नहीं करी है। और जैसे मैं पेज लोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं डायनेमिकली हमारा डेटा पास हो रहा है। और आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं जाऊँ और एलिमेंट्स में जाऊँ और इसकी इस पेज की हेड टैग दिखाऊं तो आप यहाँ पे हमारा लिंक टैग सक्सेसफुली एक फंक्शन की मदद से हमने अपेंड कर लिया है हमारे हेड टैग के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमने फंक्शन का यूज करके हमारा जो लिंक है, हमारा जो स्टाइल शीट है, बूटस्ट्रैप की सीएसएस है, उसको डायनेमिकली हमारे एचटीएमएल के अंदर लोड करा दिया। और पेज अगर लोड करके बताओ तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे मैं लोड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो लोड हो चुका है, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन डन डन नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। डन करके हो गया, डन हो गया। और उस फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग लिंक ऐड हो गया बॉस। एक फंक्शन क्रिएट करा उसमें मैंने लिंक ऐड हो गया बॉस करके। और इस फंक्शन को मैं इस सेट स्टाइल्स वाले जो एचआरएफ टैग है उसके साथ में इस फंक्शन को क्या करूंगा, इस स्टाइल के एचआरएफ के साथ में इस फंक्शन को पास कर दूंगा और इसको यहाँ पे से हमारे जो सेट स्टाइल वाले फंक्शन है उसमें हैंडल कर लूंगा और हैंडल करूंगा, उसका नाम लिखूंगा कॉल बैक। और जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट अपेंड चाइल्ड लिंक करा है और जो लिंक करा है उसके बाद करूंगा लिंक डॉट ऑन लोड का यूज करके सिंपली एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया है और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके लिखूंगा लिंक क्रिएटेड और प्लस का यूज करके एचआरईएफ को प्रिंट कर देता हूँ, लिंक क्रिएटेड एचआरईएफ। और क्या करूँगा, और करूँगा सिंपली जो हमने डन हो गया वाला है उसको यहाँ पे कॉल करा दूंगा, कॉल बैक फंक्शन का यूज करके कॉल बैक का यूज करके सिंपली इसको कॉल बैक करा दिया है हमने। और अगर मैं वापस से इस पेज को सेव करके हमारे ब्राउजर पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली
हमारा लिंक क्रिएटेड एचआरईएफ और उसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो यहाँ पे लोड हो गया है। और तो आप देख सकते हैं लिंक क्रिएटेड और यहाँ पे हमारी लिंक आ गई है और लिंक ऐड हो गया बॉस। तो इस तरह से आप कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए बोलने में काफी हार्ड टॉपिक लगता है, काफी लोग कहेंगे बहुत ज्यादा हार्ड है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को हमारे जावास्क्रिप्ट में अचीव कर लिया है। और अगर हम इसकी एरर की बात करें यानी एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे इस कॉल बैक फंक्शन में, तो सिंपली आपने जिस तरह से लिंक ऑनलोड यूज किया है उसको यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद एंटर मार के इधर पेस्ट करके सिंपली लोड की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, अगर मैं लोड की जगह लिख देता हूँ एरर ऑन एरर, तो यहाँ पे आएगा एरर एरर और क्या लिखूंगा एरर आ गई भाई, एरर आ गई भाई। इधर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। के लिए मैं करूंगा एरर के लिए एरर आ गई भाई, तो यहाँ पे करूंगा लिंक में एरर है बॉस, लिंक में एरर है बॉस। तो यहाँ पे लिंक क्रिएटेड और अगर मैं लिंक को चेंज कर देता हूँ यानी थोड़ा लिंक चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं गेट की जगह यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे सेम करके देता हूँ तो आप देख सकते हैं लिंक क्रिएटेड आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिंक को थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आया और उसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग का मैसेज हमारे सामने प्रिंट हुआ है। उसमें प्रिंट हुआ है एरर आ गई भाई और ये हमारा लिंक यहाँ पे जो गलत लिंक है वो सिंपली यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एरर में एरर यहाँ पे आ रही है तो भी यहाँ पे जो हमारा डन हो गया वाला फंक्शन है उसमें सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है और एरर नहीं आ रही तो अभी यहाँ पे सेम मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इसको कैसे हैंडल करना है वो भी बता देता हूँ। तो एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, एरर के लिए सिंपली कॉल बैक के अंदर मुझे न्यू करके एक एरर को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो एरर को यहाँ पे सिंपली मैं पास कर देता हूँ और एरर में क्या लिखूंगा, सिंपली लिखा है वही का वो यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक में एरर हो गया है बॉस। और सिंपल अगर लिंक सही हो गया तो लिंक एड हो गया है बॉस, लिंक ऐड हो गया है बॉस। और एरर आ गई तो एरर में हमारा लिखा हुआ आएगा लिंक में एरर है बॉस। और यहाँ पे मुझे एक एरर भी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एरर पास कर दी और उसके बाद यहाँ पे एक नीचे कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। और कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ अगर एरर है, अगर एरर एरर इफ एरर, तो यहाँ पे हमारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारी एरर प्रिंट होगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारी एरर प्रिंट होगी और सिंपली हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न हो जाएगा। और अगर एरर नहीं होती तो सिंपली हमारा जो फंक्शन है वैसा वैसा काम करेगा। तो देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो सिंपली मैसेज आता है एरर आ गई भाई लिंक में। और अगर एरर वाला मैसेज में सिंपली एरर लिंक में एरर बॉस एट लिंक एरर। तो आप देख सकते हैं कॉल बैक फंक्शन एरर के लिए इस तरह से काम कर रहा है। और अगर लिंक में एरर नहीं हो तो यहाँ पे जावा डिलीवर डॉट, इसकी लिंक क्या थी, लिंक वापस देखनी पड़ेगी मेरे को। लिंक में आओ और सिंपली इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ बूट स्ट्रैप तक और वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर लिंक में कोई एरर नहीं है और लिंक सक्सेसफुली अपेंड हो जाती है तो यहाँ पे लिंक क्रिएटेड और लिंक ऐड हो गया है बॉस। और अगर लिंक में कोई एरर आती है, लिंक में कोई एरर है जैसे यहाँ पे एरर वाली लिंक है तो सिंपली एरर मैसेज आएगा और नीचे भी हमारा एरर वाला मैसेज आएगा कॉल बैक वाले फंक्शन में जिसमें लिखा हुआ लिंक में एरर है बॉस एट लिंक ऑन एरर। तो इस तरह से कॉल बैक फंक्शन काम करता है। एरर हैंडलिंग में आपको बता दिया कि एरर हैंडल कैसे करना है और एरर शो कैसे करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर लिंक ऐड हो गया है बाई बॉस इसके डन हो गया वाले एरर के साथ में, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ऑनलोड हो रहा है और मुझे जो ये एचआरईएफ है, ये जो एचआरईएफ है मुझे यहाँ पे पास करना है यानी डन हो गया के अंदर मुझे एचआरईएफ के अंदर भी शो करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए सिंपली कॉल बैक के अंदर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा एचआरईएफ नाम से और यहाँ पे एरर के साथ में उसको यहाँ पे करना पड़ेगा एसआरसी करना पड़ेगा। और प्लस करके यहाँ पे अगर एसआरसी में प्रिंट कराता हूँ तो एसआरसी में आप देख सकते हैं हमारा आ गया है। तो यहाँ पे लिंक क्रिएटेड के बाद में लिंक ऐड हो गया, बॉस के बाद में कुछ नहीं आ रहा तो सिर्फ एसआरसी आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एचआरईएफ के सामने हमको एक नल भी यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। और तो आप देख सकते हैं जैसे नल पास करा, और नल पास क्यों करा है, अगर यहाँ पे मैंने एक एरर नहीं है तो एरर के लिए मैंने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट ले रहा है। तो अगर एरर नल होगी तो सिंपली ये ब्लॉक हो जाएगा और सिंपली हमारे यहाँ पे सिर्फ लिंक पास होगी। और यहाँ पे हमको एरर के साथ में अगर कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली नल भी पास करना पड़ेगा क्योंकि एरर को हम नल दे रहे हैं। और ये अगर नल होगा तो ये वाला सिंपली
अवॉइड हो जाएगा और ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर मैं नल नहीं लिखूंगा तो आप देख सकते हैं सिंपली हमारा ये वाला मैसेज प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं इसको आपको चेक भी करके बता देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं एक अलर्ट लिख देता हूँ, एक अलर्ट डाल देता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे नल पास करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नल पास करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग का मैसेज है ये प्रिंट हो रहा है और ये सिंपली वॉइड हो जा रहा है, क्योंकि हमने कॉल बैक के साथ एक नल भी पास किया है, तो एरर में हमारा नल आ जाता है। और अगर एरर होती है लिंक में, जैसे अगर लिंक वाली एरर है, तो सिंपली हमारा एरर जिस तरह से काम कर रहा है इसी तरह से एरर काम करेगा। तो आज की कॉल बैक वाली ट्यूटोरियल में हमने देखा किस तरह से सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम करती है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है, और हमने आज की वीडियो में बात करी कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम कॉल बैक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं और एरर को किस तरह से हैंडल करते हैं, न्यू एरर क्रिएट करते हैं और डेटा को एरर के अंदर पास कैसे कराते हैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारी जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए ऐसी प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ये प्लेलिस्ट आपको सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली सेव वाले बटन पे जाके इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।